हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून सभी को। क्या हाल है भाई सभी के। तो आज संडे हम लोगों की स्पेशल क्लास होती है संडे में। हालांकि संडे में क्लास करनी नहीं चाहिए अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो, लेकिन बच्चे आपके पास आयोग ने आपको इतना समय नहीं दिया है कि संडे को आप रिलैक्स कर सको। तो उसको ही नज़र में रखते हुए आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, आपकी क्लास को संडे में भी शेड्यूल किया गया है। स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग तो है ही है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस होता है और अगर हम वीक में केवल 5 या 6 दिन ही क्लास करें तो सिलेबस आपका 35-40 क्लास में होना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप कह सकते हो। अब परसेंटेज चैप्टर मैंने शुरू में बताया आपको बहुत आसान चैप्टर है। चीजें बस टाइप वाइज आपको पढ़ते जानी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है वो डायरेक्ट आज की क्लास कर रहे हैं, तो शायद आज उनको चीजें समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। अगर उन्होंने पहले नहीं पढ़ा परसेंटेज तो डेफिनेटली उनको समझ में आज की क्लास नहीं आएगी। तो बेहतर है कि पहले वो जो कल की परसेंटेज की पहली क्लास मैंने कराई है उसे जाकर करें, जहां मैंने बेसिक आपको सिखाया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज किया जाता है ना। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम भाई सभी को। सर आपको ठंड नहीं लग रही? बच्चे जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, वहां इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है 26-27 डिग्री सेल्सियस और धूप निकल रही है कड़ाके की। मतलब अभी भी मैंने पंखा चलाया हुआ है, अब आप ये लगा लो। तो अब ठंड की तो बहुत दूर की बात है। आप लोग जिस एरिया में रह रहे हो मैं जानता हूँ वहाँ ठंड पड़ रही है, और जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ ठंड नहीं पड़ रही है। वहां तो अभी तक ठंड का एहसास ही नहीं हुआ है। लिटरली अगर मैं बताऊं, मैं ऑफिस जाता हूँ मंडे टू फ्राइडे, ऐसे ही जाता हूँ मैं, हाफ स्लीव्स फुल स्लीव्स ऐसे ही। तो नॉर्थ में यानी कि एनसीआर, दिल्ली, बिहार, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इस एरिया में बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोग बच के रहो। और मोस्टली लोग तो आप यूपी से हो, ऐसा नहीं है कि यूपी खाकी बैच हम पढ़ रहे हैं तो सभी लोग यूपी के होंगे। बच्चे यूपी का तो यही तो एक खूबसूरती है कि जब भी यूपी का कोई फॉर्म आता है तो ऐसा लगता है कि ये सेंटर लेवल का फॉर्म है, तो आसपास के पड़ोसी जो प्रदेश के लोग हैं वो भी भरते हैं, क्योंकि यहाँ समानता होती है और चीज़ें सभी लोग कवर कर लेते हैं। बाकी अदर स्टेट्स की तरह नहीं है कि वो लोग अपने जीके वगैरह, मतलब उनका सिलेबस ही कुछ अलग डिफरेंट टाइप का होता है। मोस्टली स्टेट जीके ज़्यादा डालते हैं, ऐसा अपने यूपी में नहीं है। यहाँ तो सब इक्वल है, बाहर के लोग भी आओ अंदर के लोग भी, प्योर कंपटीशन है। ठीक है सर, कहाँ से क्लास ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ भाई महाराष्ट्र नागपुर से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चे कल मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बहुत ही डिटेल में समझाई, और चूंकि हम जानते हैं कि जो परसेंटेज चैप्टर है ये 9-10 क्लास कम से कम लेता है। नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ और मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 9-10 क्लास परसेंटेज को दें। हमें ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है, ये हमको 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करना है। तो हमें टाइप में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, एक टाइप में 6-7 क्वेश्चन, उनको घटाकर 2-3 पर ही लिमिट करना है। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, बस इतना। जो मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि ये चीज़ तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है कि ये किसी भी एग्जाम में आना बंद हो गया है 6-7 साल से, उसे मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, उसे मैं हटा देता हूँ कि भाई अगर इसको भी। और जब हम नॉर्मल बैच पढ़ते हैं तो फिर सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर, है ना। लेकिन ये नॉर्मल बैच नहीं है, आप इसे एक स्पेशल बैच मान लो जिसको हमें 1.5 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे सभी लोग जुड़ चुके होंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया होमवर्क, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कल की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने इस सवाल को ट्राई किया होगा। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 80%, 75 to 80% सिलेबस परसेंटेज का आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, तो संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? बताएंगे बच्चे सभी लोग।
भाई यहां पर सबसे पहले बताओ 30% की वृद्धि, सबसे पहले तो 30% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, वो होता है 30/100। भाई हमने टेबल में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ऐसे तो कर ही सकते हैं हम, 3/10। तो 30% का फ्रैक्शन कितना, 3/10। उसने कहा कि पहले 30% की वृद्धि की गई है, 30% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 10। अगर ओरिजिनल है तो वृद्धि का मतलब है बच्चे पहले होगा 10 से 13, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, कल मैंने सिखाया था ये आपको। फिर कह रहा है कि दूसरी बार 30% की कमी करनी है बच्चा, इस बार क्या होगा 10 से, और ये 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7, है ना भाई। 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 7, यही होगा। जब उसने वृद्धि बोला तो मैंने 10 में 3 जोड़ दिया, जब उसने कमी बोला तो मैंने 10 में से 3 घटा दिया। अब मैं गुणा कर दूंगा, कितना आएगा, ये जाएगा आपका 10 धाम 100 और 13 सत्ते 91। अब आप साफ देख सकते हो कि जो वैल्यू है वो 100 से घट के 91 हो गई, तो वृद्धि हुई है बच्चा या कमी हुई है। भाई 100 से घट के 91 हुई है तो ऑब्वियसली कमी हुई है, कितने की, 9 की। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100, तो बटे 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं। आप कहेंगे सर 9% की कमी, क्या बोलेंगे भाई, 9% की कमी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9% का डिक्रीमेंट हुआ है क्योंकि वैल्यू 100 से घट के 91 हुई, 100 से ऊपर जाती तो हम बोलते वृद्धि। ओके, चलिए इसी के ऊपर थोड़ा सा एक और टाइप मेरे पास है, इसी के ऊपर कंटिन्यूअस जहां पर चीजें बढ़ती हैं या घटती हैं, उसी के ऊपर एक टाइप थोड़ा नीचे जाके है, वो मैं आपको करा देता हूं। जैसे ये देखो, ये जो टाइप है ना, शहर की जनसंख्या बढ़ी 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 2 साल 3 साल बाद, ये इसी टाइप के ऊपर है। हालांकि इसे आप नेक्स्ट टाइप का नाम देना, लेकिन जो टाइप अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे वाला, उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला टाइप होगा। देखेंगे बच्चे, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। जनसंख्या तो भाई पूरे इंडिया की बढ़ रही है, यहां बात हो रही है एक शहर की। अब कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बच्चा, 1 लाख, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, तो अब से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है सवाल कि भाई वो हर सॉरी, वो जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे सर ये होता है 1/10, क्या होता है, 1/10। अब कह रहा है कि हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब है इंक्रीमेंट, ज्यादा होना। और कितने वर्ष की बात उसने कही है, बस जब भी जनसंख्या वृद्धि का सवाल आए ना, आपने क्या करना है, ये देखना है कि वो कितने वर्ष की बात कह रहा है, कितने वर्ष की बात कह रहा है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, फ्रैक्शन क्या होगा, वृद्धि कह रहा है तो 10 से 11, और जितने वर्ष की बात बोलेगा ना उतनी बार हम फ्रैक्शन को बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, 10 से 11 ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं, और जितना वर्ष बोला है उतनी बार हम ये फ्रैक्शन बना देंगे। अब बच्चे गुणा करेंगे 10 धाम 100 और गुणा करेंगे 11 11 121। तो इधर वाली जनसंख्या जो है, अगर ये वर्तमान है, अगर ये वर्तमान है तो ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की होगी, ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की होगी, 2 वर्ष बाद की। अगर ये वर्तमान है 100, तो ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की हो। बच्चा हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है प्यारे भाई वर्तमान जनसंख्या। आज अगर 1 लाख है, आज अगर 1 लाख है, यानी कि 100 यूनिट का मान कितना है बच्चे, 100 यूनिट का मान 1 लाख है। 2 2 4 और 1 5, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1000, है ना भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी,
इतने यूनिट का मान कितना होगा? 121 गुणा 1000। आप कहेंगे सर 121,000। तो 1,21,000 जनसंख्या होगी अब से 2 साल के बाद। बात क्लियर हुई आपको? है ना? क्या करना है आपने कि जो फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज दिया है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर उतना बढ़ा देना है हमें। इतना ही, केवल और केवल इतना ही काम करना है। ठीक है, ओके। चलो इसमें अब एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको। इसमें ना एक चीज मैं और सिखाता हूं आपको। क्या है जरा देखेंगे, सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि A% की वृद्धि, A% की वृद्धि और B% की वृद्धि, B% की वृद्धि, मैंने कहा किसी वस्तु की वैल्यू में या किसी शहर की जनसंख्या में, कुछ भी आप मान लो, किसी वस्तु की वैल्यू किसी शहर की जनसंख्या में पहले A% की वृद्धि हुई और फिर B% की वृद्धि हुई, तो हमें निकालना है ओवरऑल। ओवरऑल वृद्धि कितना है बच्चा? ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो ओवरऑल वृद्धि होता है A+B+A×B/100। क्या है ओवरऑल वृद्धि का फॉर्मूला? A+B+A×B/100। इतना आपने करना है। A% की वृद्धि, B% की वृद्धि। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर कमी हो, अगर कमी हो तो क्या करेंगे? जो कमी होगा उसको माइनस में रख लेंगे यहां पर, है ना? मान लो B% की कमी है तो प्लस बी की जगह माइनस बी, फिर यहां भी वो माइनस बी हो जाएगा। कमी को माइनस में रखते हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी शहर की जनसंख्या, मान लो किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कुल कितना परसेंट वृद्धि होगी? कुल कितना परसेंट वृद्धि होगी ये मैं आपसे पूछ। मैंने आपसे कहा किसी शहर की जनसंख्या जो है वो हर साल, अच्छा मैंने आपसे कहा किसी शहर की जनसंख्या जो है वो हर साल 10% बढ़ती है, और मैंने कहा 2 साल बाद कितना परसेंट बढ़ जाएगी, कितना परसेंट बढ़ जाएगी। बच्चे फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, क्योंकि उसने 2 वर्ष की बात कही है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला है। अब आगे का मत सोचो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। बहुत सारे बच्चों के माथे पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि जो समझा रहे हैं वो नहीं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा। अब बहुत से टाइप करेंगे अगर 3 साल होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या। भाई पहले 2 का पढ़ लो, मैं सारा धीरे 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 आपको सब करा दूंगा, है ना? तो मैंने कहा कि A% की वृद्धि, B% की वृद्धि अगर कहीं मिलेगी तो आपने फॉर्मूला लगाना है A+B+A×B/100। मैंने कहा किसी शहर की जनसंख्या 10% से वृद्धि हुई, 2 साल बाद कितना परसेंट वृद्धि होगी, कितना परसेंट वृद्धि? तो बच्चे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे A+B+A×B/100। तो A का मान भी 10 रखना है और B का मान भी 10 रखना है। तो 10 + 10 + 10 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 और 10 20 +1 × 1, यानी कि आप कहेंगे कि सर 21% की वृद्धि हो जाएगी 2 साल के बाद। 21% की क्या होगी बच्चा? 21% की वृद्धि हो जाएगी 2 साल के बाद। अब जैसे मेरे पास ये सवाल था, क्या इस सवाल को आप फॉर्मूले से कर सकते थे? रेशियो मेथड बेस्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक और अप्रोच आपको दिया कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ी, वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि अगर 10% है तो 2 साल बाद कितना बढ़ेगी। बच्चे अभी मैंने बताया 21%, है ना? 10% का 2 साल बाद कितना? 21%। 1 लाख का 21% निकाल दो। भाई सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड मेथड। 1 लाख का 21% निकाल दो, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? ये बढ़ेगी 21,000, और इसको जोड़ दो 1 लाख में, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,21,000। बस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
चलते हैं थोड़ा सा अगले वाले सवाल की तरफ। सवाल है ये, देखेंगे बच्चे ये सवाल को। अब जहां 3 वर्ष हो, जहां 3 वर्ष हो, तो आपने फिर फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं सोचना, आपने सीधा सीधा यहां पर रेशियो लगाना है। हालांकि फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, 3 साल वाला भी। पहले आप रेशियो मेथड लगाकर जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। बताएंगे बच्चे? सवाल है, एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20%, 25% की वार्षिक वेतन की वृद्धि प्राप्त हुई। यदि व्यक्ति की प्रारंभिक वेतन 20,000 है तो 3 साल बाद कितना होगा? क्या पूछा उसने? 3 साल बाद कितना होगा? बच्चे सबसे पहले क्या करना है, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 15/100। तो 5 दिया 15, 5 से जाएगा 20 बार। और मैंने कल आपको बोला था कि जितना फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया वो आपको याद करना है डिट्टो। जैसे 20% का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया था कितना? 1/5। कितना बच्चे? 1/5। 25% का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया था 1/4। 1/4, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा कि भैया वृद्धि हो रही है इतना इतना परसेंट की, तो पहला फ्रैक्शन 3/20 है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 20 में 3 जोड़ दो 23। दूसरा फ्रैक्शन 1/5 है तो कितना होगा? 5 से बढ़ के 6। तीसरा फ्रैक्शन 1/4 है तो कितना होगा? 4 से बढ़ के 5। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज देख लो। इधर जो वैल्यूज है ना बच्चा, देखो इधर, इधर जो वैल्यूज हैं ये इधर वाली से कट सकती हैं, अगर कट रही होंगी तो। जैसे मैंने देखा ये 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 से 5 यहीं काट दो, यहीं काट दो 5 से 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करेंगे 20 चौके 80 और गुणा करेंगे 23 छिक्के 138। अब आप देखो, अगर उस व्यक्ति की आज वेतन इतना है तो 3 साल बाद 138 यूनिट होगा। सवाल ने बोला भैया आज तो वर्तमान यानी कि प्रारंभिक तो उसका वेतन 20,000 था। यस, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 20,000/80। तो 20 चौके 80 और 20 एकम 20, तो ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 250। बच्चे 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 250। भैया 138 यूनिट का मान कितना होगा? 138 गुणा 250। तो ये जीरो तो ऐसे ही रहेगी। 25 अट्ठे 200, हासिल का 20। 25 दिया 75 और 20 95, हासिल का 9। 25 एकम 25 और 9 34। तो आंसर कितना हो गया बच्चे? 34,500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये तो इसका रेशियो मेथड हो गया। क्या हो गया? ये हो गया इसका रेशियो मेथड। ओके। हाँ, 25 से 5 आपका, आपकी मर्जी है, 5 चौके 20 आपकी मर्जी है, कैसे भी काट लो। इधर की संख्याएं इधर से कट जाएंगी अगर कट रही होंगी तो। अब बात अगर 3% की आ गई है, अभी 2% का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब मैं आपको 3% का भी बताता हूं। देखिए अच्छा, 3% का भी फॉर्मूला देख लो आप कैसे। ये चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ेंगे, याद रखना। वहां मैं याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने आपको ये परसेंटेज में बताया था। ये डिस्काउंट में भी पढ़ेंगे हम, तो ये फॉर्मूला अभी पढ़ लो। तो डिस्काउंट में भी पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ना है, तो 2 वाला भी और 3 वाला भी दोनों पढ़ने हैं। तो 3 वाला अभी से देख लोगे ना, तो जब वहां पर आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। जैसे मैंने कहा कि A% की वृद्धि, B% की वृद्धि और C% की वृद्धि, तीनों वृद्धि हैं, तीनों वृद्धि हैं, A%, B%, C%। और हमको निकालना है ओवरऑल वृद्धि। क्या निकालना है बच्चे? हमको निकालना है ओवरऑल वृद्धि। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप देखना कि ओवरऑल वृद्धि कैसे निकलेगी अगर हमें तीनों परसेंट दे रखे हो तो। एक सिंगल परसेंट हमको बनाना है। क्या करना है? एक सिंगल परसेंट हमको बनाना है। बच्चे स्टेप देखना, ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये स्टेप वाइज स्टेप चलना है। एक बार तो तीनों को जोड़ दो। क्या करना है? A + B + C।
एक बार क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दो दो की आपस में गुणा करनी है और जोड़ देने हैं। ए बी की गुणा करी, फिर बी सी की गुणा करी, प्लस और फिर ए सी की गुणा करी, और डिवाइड करना है 100 से। डिवाइड किससे करना है, 100 से। फिर इसके बाद में प्लस, और तीनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दो, ए बी सी बटे, और यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला है आपका, अगर 3 वृद्धि दे रखी हो तो। अब ये आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। आपको सोचना भी नहीं है कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, याद करना ही नहीं है। करना क्या है, करना क्या है कि आपने प्रैक्टिस करने हैं 3-4 क्वेश्चन। पहला स्टेप तीनों को जोड़कर लिख दिया, दूसरा स्टेप दो दो की आपस में गुणा करी, ए बी बी सी सी ए, और तीनों को जोड़कर 100 से डिवाइड कर दिया। और तीसरा स्टेप क्या है, तीनों की आपस में गुणा करी, ए बी सी, और यहां 2 जीरो से डिवाइड है तो यहां पर 4 जीरो से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका 3 का फॉर्मूला हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं। मान लो किसी वस्तु की जो वैल्यू है ना, तो 3%, 4% और 5% की वृद्धि होती है। 3%, 4%, 5% की वृद्धि होती है। तो बताओ ओवरऑल वृद्धि, ओवरऑल वृद्धि क्या होगी बच्चे? 3 साल वाला फॉर्मूला, 2 साल वाला भी करा दिया, 3 साल वाला भी। अभी क्लास शुरू हुए 10 मिनट हुआ नहीं है, एक आ गया जी। कब तक क्लास चलेगी बच्चा? क्लास चलेगी शाम के 6:30 बजे तक। ये जो तुम काम निपटाने आते हो ना, टारगेट रख के कि यार बस क्लास खत्म करना है, बहुत नुकसान दे जाएगा। 60,000 प्लस वैकेंसी है, हल्के में मत लो। सिलेक्शन ले लोगे ना तो कंधे पे वर्दी आ जाएगी, और फिर दुनिया हसीन लगने लग जाएगी। मैं बता रहा हूँ, रिश्ते वालों की लाइन लग जाएगी घर पे। अभी जो तुम हल्के में ले रहे हो ना, पड़ोसी आस पड़ोस के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो तैयारी मेहनत से कर रहे होंगे। हाँ, फॉर्मूले के बिना ही से आपकी मर्जी है, आप रेशियो मेथड से करो। लेकिन बच्चा अगर परसेंटेज ऐसा आ जाए, भाई आयोग के ऊपर है, कैसा भी दे दे कि 3%, 4%, 5%, तो इनके फ्रैक्शन तो बहुत अजीब और गरीब हो जाएंगे ना। भाई 3% का फ्रैक्शन होगा 3/100, 3/100। अब यहां आप कहां रेशियो लगाते फिरोगे? मैं अल्टरनेट बताता हूं, कुछ सोचकर ही बताता हूं, है ना, कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो अल्टरनेट में नहीं बताता हूं। अब पहला स्टेप क्या है बच्चा? तीनों को जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 और 5 12। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर दो दो की गुणा करनी है, 3 चौके 12, 5 चौके 20, और 3 पंजे 15, और तीनों को आपस में जोड़ देना है। 20 और 15 35, और 12 47, और बटे 100। और तीसरा स्टेप क्या है? तीनों की आपस में गुणा। 3 चौक 12 पंजे 60, है ना, तीनों की 3 चौक 12 पंजे 60। यहां 2 जीरो से डिवाइड किया तो यहां 4 जीरो से करना है। ये हो जाएगा 12 प्लस 0.47। जीरो से जीरो गया, 6/1000 का मतलब है 0.006। ठीक है भाई, अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लो। पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, तो 0.006, तो 0.476 आ गया, और ये 12 में जोड़ दो, 12.476%। ये आपका आंसर, 12.476%। अगर ऐसे परसेंटेज आ जाएं तो। अगर 10%, 20%, 15%, 25% रहे तो फिर आप अपने रेशियो मेथड से ही जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज ऐसा आ जाए 8%, 7%, 6%, तो फिर आप इस मेथड से जा सकते हो, जो 3 साल वाला बच्चा मैंने आपको बताया है। अब जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, अब इसमें तो परसेंटेज ऐसे थे 15, 20, 25, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें आप अपने रेशियो मेथड से जाओ या आप अपने फॉर्मूले मेथड से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप किसी से भी जा सकते हो। आप 15, 20, 25 में वो फॉर्मूला लगाकर देख लो, 3 साल वाला जो मैंने आपको बताया है। जो भी परसेंटेज आए 20,000 का उतना निकाल कर और 20,000 में जोड़ देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है।
4 साल का नहीं आएगा, 4 साल का बच्चे नहीं आएगा। मैंने कहा ना कि अगर मान लो सपोज मैंने आपको 4 साल का बता दिया तो आप ही कमेंट करोगे 5 साल का आ जाए, मैंने 5 का बता दिया, ऐसा हम 100 साल तक का भी बता दूंगा ना तब भी आप ये कहोगे 101 साल का आ जाए तो क्या करोगे। ये हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। आप कल सेलेक्ट हो जाओगे यूपी कांस्टेबल में, आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। आप कहोगे कि यार अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, अब चलो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप कल सब इंस्पेक्टर बन गए ना तो आप कहोगे कि यार अब सीजीएल करना चाहिए, अब इंस्पेक्टर बनेंगे, सीजीएल कर लोगे। हालांकि सीजीएल एक ऐसी जॉब है जिसको करने के बाद में लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि यार अब नहीं करना कुछ भी, अब तो बस जॉब करनी है। और दो दो 4 5 10 5% होते हैं जो लोग आगे का सोचते हैं कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह। सीजीएल पर जाकर मोस्टली बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है। आप भी कभी अपनी इच्छाओं को खत्म मत करना, उनको जिंदा रखना सेलेक्ट होने के बाद भी, है ना। अभी सब इंस्पेक्टर का बैच निकला था, बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे, मेरे पास कई सारे बच्चों की कॉल आई कि सर अब सेलेक्ट तो हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन सर अंदर से ऐसा लग रहा है कि हम अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम आगे तक भी जा सकते हैं सर, और क्या हमें तैयारी करना चाहिए। मैंने उन सभी लोगों को सलाह दिया कि आप सीजीएल की तरफ जाओ और वहाँ देखो एक बार अपने आप को आजमा कर, क्योंकि 2 स्टार से 3 स्टार बनने में अगर मैं कहूँ तो स्टेट में लग जाते हैं कम से कम 15 से 20 साल, बहुत स्लो प्रमोशन है। और आप 1 साल 1.5 साल 2 साल में मेहनत करके सीजीएल में 3 स्टार ले लोगे। तो अगर लेकिन आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए उस चीज़ का, स्वयं इच्छा होनी चाहिए, है ना, स्वेच्छा होनी चाहिए उस चीज के लिए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। जैसे पता है क्या है, आपको कोई भी व्यक्ति काम जबरदस्ती नहीं करा सकता, कोई भी, मैं सच बता रहा हूं, आप जो चाहते हो ना फाइनल में होता वही है, मेरा ये मानना है। आपको आपके घर वाले जबरदस्ती ये कहने लग जाएं कि भाई तू पढ़ाई लिखाई छोड़ बिजनेस कर कुछ, आप नहीं कर पाओगे। आपको ये कहने लगे कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी मत कर, तू कल से यूपीएससी की तैयारी कर और अगली 1 साल या 2 साल में सिलेक्शन ले लेना, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। आपका जो पैशन है वो अभी ये है कि मुझे बस जहां मैं फोकस है ना यही मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ये होना भी चाहिए और ये होता भी है फाइनली। मेरे फादर ने, जब मैं 12वीं किया 12th किया तो मेरे फादर ने बोला कि भाई तू बीटेक करेगा। मैंने कहा नहीं पापा, मेरा बीटेक का मन नहीं है, मुझे बीएससी में एडमिशन लेकर और मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूंगा। 12th से ही मुझे क्लियर था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे कि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है बीटेक। उस टाइम पर क्रेज था बीटेक का, मैंने ज़बरदस्ती आकर बीटेक कर ली बीटेक, नहीं की प्राइवेट जॉब मैंने बीटेक करने के बाद भी इंजीनियरिंग की, क्योंकि मेरा उधर पैशन ही नहीं था। फिर भी घूम फिर के मैं गवर्नमेंट फील्ड में आ गया, ऐसे घूम के। तो फाइनली आप करते वही हो जो आपका पैशन और जो आपका फोकस होता है, ठीक है, लेकिन उस पर आपको ना डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी। चलो देखते हैं भाई, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/10, तो कितने वर्ष की बात कह रहा है बच्चा, 3 साल की बात कह रहा है। तो 3 बार हम क्या करेंगे, 3 बार वृद्धि करेंगे, यानी कि 10 से 11, दूसरी बार भी 10 से 11 और तीसरी बार भी 10 से 11, 3 बार हम उसको वृद्धि कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब आप इनकी गुणा कर दो इधर, भाई 10 दाम 10 10 10 1,000 और 11 की 3 बार गुणा करोगे, याद रखना 1331 होता है। ये बहुत यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बड़ा यूज होगा। 11 गुणा 11 गुणा 11 याद रखना 1331 होता है। क्या होता है बच्चे, 1331। आप किस चीज में जाओ बच्चे, मैं एसएससी सीजीएल 2019 से सेलेक्टेड हूँ, सीएजी कैग आर्टिकल 148 जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या है, क्या बोला बच्चे, ये अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या है तो ये 3 वर्ष बाद की होगी। क्या होगी, ये 3 वर्ष बाद की होगी। अब उसने बोला कि भैया वर्तमान जनसंख्या तो 1,000 है, 1,000 यूनिट का मान 1,000, 1 यूनिट का मान पूरा पूरा कटेगा 1 यूनिट, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 1331। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल करिए जल्दी से।
ये हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि यहाँ वैल्यूज थोड़ी सी अजीब व गरीब है। देखेंगे बच्चे इसको। सर आपको बहुत गर्मी लग रही है भाई, यहाँ बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए इस मौसम में, तो थोड़ी बहुत तो रहम होना चाहिए। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है भैया, ये है आपका 2,82,240 है, तो 2 साल पहले कितनी थी। अब आप यहां आपको थोड़ा सा सोचना है, यहां आपको थोड़ा सा सोचना है। मुझे एक बात बताओ, सवाल ने बोला कि शहर की जो जनसंख्या है ना, वो हर साल, अरे इतने सारे सवाल कर रहे हो यार तुम पढ़ाई से अलग, इसलिए मैं बाहर फालतू की बातें नहीं करता हूँ, क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। सर आप सीजल क्वालिफाई क्वालिफाई नहीं बच्चे, सेलेक्टेड हूँ। पहला तो ये अंतर। एक कह रहा है कि सर फिर आपने यूपीएससी क्यों नहीं किया। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सीजल करने के बाद यूपीएससी की तरफ जाता, या फिर मैं टीचिंग की तरफ जाता। मेरा पैशन टीचिंग था, मेरा पैशन यूपीएससी की तरफ था ही नहीं। मैंने आपको कहा ना कि आप जो चाहते हो आप वही करोगे, कोई प्रेशर में नहीं करा सकता। मेरा मन नहीं था भाई यूपीएससी का, मेरा मन था मैं टीचिंग करूं। मैं आपकी तरफ आ गया, आप लोगों की तरफ। सही नहीं आया, गलत आया या सही आ गया? सही आ गया ना, यस मैं जानता हूं। देखो, 2 साल, सॉरी, अगर 5% से वृद्धि होती है, तो अगर वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 थी, सुनना ये गड़बड़ वाला पॉइंट है जहां अक्सर गड़बड़ करते हैं, मेरी बात सुनना। अगर वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कम रही होगी या ज्यादा रही होगी? इस बात का जवाब आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ कि अगर 5% की वृद्धि होती है हर साल, और आज जनसंख्या 2,82,240 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या ज्यादा होगी या कम रही होगी? आप कहेंगे सर अगर आज जनसंख्या 2,82,000 है ना, तो 2 साल पहले तो जनसंख्या कम रही होगी। 2 साल पहले तो जनसंख्या कम रही होगी, है ना, वो बढ़ के बढ़ के बढ़ के आई होगी 2,82,240, बढ़ के आई होगी वो। ये पॉइंट आप समझ गए। यानी कि आज की जनसंख्या अगर इतनी है तो 2 साल पहले कम रही होगी, इससे तो कम रही होगी, इतना तो आप समझ गए। अब आपने क्या करना है, 5% का फ्रैक्शन। बच्चे होता है 5/100, यानी कि 1/20। तो जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो कितना करेंगे बच्चे, 20 से 1 जोड़कर 21, और अगला भी क्या करेंगे, 20 से 1 जोड़कर 21। अब इनकी गुणा कर दो, 20 गुणा 20 400, और 21 गुणा 21 441। अब आपको दो पॉइंट मिल गए, एक जनसंख्या 400 और एक 441। अब हमें डिसाइड करना है वर्तमान कौन सी है और 2 साल पहले कौन सी है। बच्चे वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी इस बार ये। अब आप कहेंगे सर अभी तक आपने जो पिछले वाले सवाल कराए उनमें तो वर्तमान इसको माना था। हाँ, क्योंकि बच्चे उनमें वो भविष्य की जनसंख्या पूछ रहा था, 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी। तो उस बार जनसंख्या ये वाली वर्तमान ये थी, और 2 साल बाद 3 साल बाद वाली ये थी। लेकिन इस बार केस उल्टा है, जहां हमें वर्तमान दी हुई है और 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो पहले की जनसंख्या कम रही होगी। ये वर्तमान है और ये 2 वर्ष पहले की है। बस यही पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आज से कम रही होगी। इन दोनों में कम कौन सा है, ये तो ये 2 वर्ष पहली हो गई और ये वर्तमान हो गई। इतना ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन हो कि 2 साल बाद की पूछेगा, बाद की, तो बाद वाले केस में ये बाद वाली हो जाएगी, ये वर्तमान। ठीक है, आपको ये वर्तमान जनसंख्या दी हुई है बच्चे, यानी कि 441 यूनिट का मान 282,240। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 282,240 बटे 441। भाई कितनी बार जाएगा जरा बताना मुझे, जल्दी से बताओ कितनी बार जाएगा। 21 21 441,
21 एकम 21, 7, 21 तिया 63, 7 2 9, 21 चौक 84, 6 और 2 8, 21 चौक 84 0। फिर 21 से कटेगा 21 छिक्के 126, 21 चौक 84 0। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 640। तो 400 यूनिट का मान कितना होगा? 400 गुणा 640। तो 3 जीरो तो लास्ट में लगा दो। 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25। ये आ गया 2,56,000। ये जनसंख्या 2 साल पहले की रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल चलते हैं। ये रहा सवाल। चलिए बच्चे, ऐसा सवाल एग्जाम में बन सकता है क्योंकि स्टेट एग्जाम मैंने प्रीवियस ईयर आप लोगों का देखा पेपर, तो वहां जो परसेंटेज से सवाल बना था वो कुछ इस टाइप के बने थे एक दो एग्जाम्स में, कि इतना वृद्धि होती है, इतना अगली साल इतना कमी, अगली साल इतना वृद्धि, तो बताओ 3 साल बाद कितना। इस टाइप पे तो स्पेशल फोकस करो, इसीलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा लेकर आया हूं इस टाइप के, है ना। तो स्टार लगा लेना इस टाइप पे। तो मान लीजिए कि एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है। किसी कारण से फिर से लागत 15% बढ़ जाती है। तो परिणामी लागत परसेंट वृद्धि या कमी बताओ। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, इधर उधर फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, मत कमेंट करो। अपनी कॉपी लेकर बैठ जाओ और करने लग जाओ। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से करिए। सर क्वालिफाई और सिलेक्टेड में क्या अंतर होता है? क्वालिफाई मतलब होता है, मान लो आप कोई एग्जाम देते हो और आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो फाइनल, लेकिन फाइनल मेरिट में आप आउट हो जाते हो, तो दैट इज क्वालिफाई बट नॉट सेलेक्टेड। अगर आप फाइनल में सेलेक्ट हो गए और आप उस पोस्ट, आपको वो मिल गई पोस्ट कि भाई इंस्पेक्टर सूरज चौहान, आप में से नाम उठा लिया मैंने कि इंस्पेक्टर सूरज चौहान, तो आप सेलेक्टेड हो। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया, आप पेपर निकाल लिया आपने, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गए, तो आप क्वालिफाइड हो बट नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब। उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कहीं कहीं क्वालिफाई का मतलब होता है सेलेक्टेड भी, लेकिन इस फील्ड में तो मैं आपको जो बता रहा हूं वही है। चलिए बताएंगे बच्चे जल्दी से। भाई पहला उसने परसेंटेज बोला 10% बढ़ गई, इंक्रीज होना। दूसरा कह रहा है 20% घट गई, और तीसरा कह रहा है 15% बढ़ गई। तो सबसे पहले तो जितने भी परसेंट दिए हुए हैं इनका फ्रैक्शन लिखो। 10% का होता है 1/10, 20% का होता है 1/5। मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ये रट जाए, लेकिन ये लिखने की भी जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिखूंगा। और परसेंट 15% की वैल्यू होती है 3/20। जस्ट आपको याद कराने के लिए लिखता हूं ऊपर में। अब उसने बोला कि भैया जो 10% है वो तो बढ़ रही है, तो पहला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 10 से 11। कह रहा है 20% घट रही है, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5 से घट के 4। और फिर 15% बढ़ रही है, यानी कि ये 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब फिर मैंने आपसे कहा कि जो इधर की वैल्यूज हैं वो इधर वाली से कट सकती हैं, अगर कट रही होंगी तो। जैसे ये गया 4 पंजे 20, ठीक है, तो 5 पूरे 25 और 25 धाम 250। इधर गुणा करेंगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है तो ये फाइनल वैल्यू है। ये क्या है? ये फाइनल वैल्यू है। ये फाइनल वैल्यू है। और ये इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है बच्चे प्रारंभिक। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक। ठीक है, ये प्रारंभिक वैल्यू है, तो ये फाइनल यानी कि लास्ट वैल्यू है, घट घटाकर जो भी बची है। तो अब कह रहा है कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 250 से 253, ये तो 3 की वृद्धि हुई है बच्चा। और अगर हमें वृद्धि परसेंट निकालना है तो वृद्धि परसेंट कितना होगा? 3/250। ओरिजिनल तो यही रखते हैं नीचे, और गुणा 100। तो 50 दूनी 100 और 50 पंजे ये।
तो 3×6/5%, तो 6/5 क्या होता है? 1.2% की वृद्धि, 1.2% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। ओके भाई, क्योंकि वैल्यू 250 से 253 हो रही है, मतलब कि वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस टाइप का लास्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, इसीलिए मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं। अब अगले टाइप जो आएंगे उनमें 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैक्सिमम है। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? सॉरी, जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? अच्छा, ये क्वेश्चन, अब ये मत कहना कि सर इसमें तो 12.7% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो फिर 2.7 को। नहीं, एक बार नहीं, 2 बार फॉर्मूले को पढ़ो, 2 बार। आप देखो कि शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, और अगर जन्म दर 12.7 है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1 साल की, सुनना मेरी बात। 1 साल में, एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक कोई गांव है, उस गांव में 1 साल के अंदर 100 लोग तो जन्म लेते हैं। 1 साल का पूरा डाटा मैं ले रहा हूं। 1 साल में 100 लोग तो जन्म लेते हैं और 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो 1 साल का ओवरऑल क्या डेटा हुआ? ओवरऑल मैंने कहा 100 लोग जन्म लेते हैं और 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा ओवरऑल बताओ 1 साल का। तो आप कहोगे सर 1 साल का ओवरऑल हुआ है कि 90 लोगों की, मतलब परसेंट की अगर मैं बात करूं, सॉरी संख्या में कहूंगा तो गलत रहेगा, नंबर परसेंट में बात करूं, कि अगर एक शहर में, एक गांव में 20% लोग जन्म लेते हैं और 5% लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई? परसेंट में कहेंगे तो ठीक रहेगा, रेट में कहेंगे तो, है ना, कि 20% लोगों ने जन्म लिया और 5% लोगों की मृत्यु हो गई, तो ओवरऑल तो 15% लोगों की वृद्धि हुई है। ओवरऑल वृद्धि की अगर बात करूं, वृद्धि पूरे गांव की जनसंख्या में भी 20% ने जन्म लिया, 5% की मृत्यु हो गई, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई? 20 - 5 15% की, पूरा 1 साल में, पूरा 1 साल में। ठीक है, तो यहां पर वही है कि यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है, रेट की बात कर रहा है, और मृत्यु दर 2.7% है, मैं कह रहा हूं 1 साल का ओवरऑल क्या सिनेरियो है? 1 साल का, 1 वर्ष का ओवरऑल, ओवरऑल बताना है, ओवरऑल क्या सीन बना है। बच्चे आप कहेंगे सर 12.7% लोगों ने तो जन्म लिया है और 2.7% जो लोग हैं ये मृत्यु हो गई है, इसमें से ये घटा दो। आप कहेंगे कि सर ओवरऑल जो है ना वो 10% की वृद्धि हुई है, जनसंख्या में ओवरऑल 10% की वृद्धि हुई है ना भाई। 12.7% लोग जन्म लेते हैं और 2.7% लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो 12.7 में से 2.7 घटा दो जिनकी मृत्यु हो गई, तो ओवरऑल क्या आ गया? 10% की वृद्धि, और सवाल कंप्लीट। अब तो सवाल वही आसान है जो आप करते आए हो। कितने वर्ष की बात कर रहा है बच्चे? 3 वर्ष बाद की। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 1/10। तो 3 साल की बात कह रहा है, तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 3 बार कर दो, क्योंकि उसने मेरे भाई 3 साल की बात कही है, और 3 साल की कही है तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार कर दिया। गुणा करेंगे 1000 और गुणा करेंगे तो 1331। ये 3 वर्ष बाद की है, 3 वर्ष बाद की। और ये क्या है बच्चा? ये वर्तमान है, ये वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या दे रखी है? 1,25,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 1 यूनिट का मान है 125, तो 1331 यूनिट का मान कितना है? 125 से गुणा कर दो। बताएंगे जल्दी से,
125 एकम 125 हासिल का 12, 125 तिया 375 और 12 387 हासिल का 38, 125 तिया 375, 375 और 38 होता है आपका 13, 3 आएगा 413, 41, 125 एकम 125 और 41 कितना होता है? 125 एकम 125। अच्छा, हमें वृद्धि बतानी है ना, तो फिर हम इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, हमें तो वृद्धि बतानी है, हमें ओवरऑल वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें वृद्धि बतानी है, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, तो 331 यूनिट का हमें वृद्धि बतानी है। हमें ये नहीं बताना कि 3 साल बाद क्या हो जाएगी ना, हमें तो वृद्धि बतानी है। 1000 और 1331 का डिफरेंस ये बताना है हमें, तो 331 गुणा 125। अब सही है, अब कर लो भाई। 125 एकम 125 हासिल का 12, 125 तिया 375 और 12 387 हासिल का 38, 125 तिया 375, 375 और 38 कितना होता है? 413। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ये वृद्धि पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि कितनी हो जाएगी। अगर ये कहता कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, तो फिर मैं 1331 का मान निकालता। हमें वृद्धि बताना है, तो 1000 का मान 1,25,000, एक का मान 125 और वृद्धि कितनी है? 331, दोनों का डिफरेंस, उसका मान 331 गुणा 125, 40,375। तो ऐसी वैल्यूज देखो, ये अब जो वैल्यूज है ना, ये अच्छी वैल्यूज है, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 11 कहाँ से आए? बच्चे कल की क्लास देखो प्लीज जाकर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपने कल की क्लास नहीं देखी है इसलिए आप कह रहे हो 11 कहाँ से आए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे सीधे आज ही जुड़ेंगे तो उनको परेशानी बिल्कुल होगी। चलिए भाई, अगले टाइप की तरफ आ जाते हैं। ये रहा आपका अगला टाइप, और बड़ा आसान है, ये आप रेशियो में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, चलिए बच्चे करेंगे सवाल को जल्दी से। जितने भी टाइप हैं अब मुझे लग रहा है सारे आसान ही हैं। हम्म, चलिए रेशियो बनाइए जल्दी से ABC का, मेरा वेट मत करिए। ABC का अनुपात बनाओ जल्दी से, क्या होगा? आंसर आना चाहिए आप लोगों का। A B से 10% कम है, A और B का रेशियो अलग से बनाओ। B C से 15% अधिक है, ये कल सिखाया था मैंने आपको। 100 किसको मानना है, सिखाया था ना कल मैंने आपको, 100 किसको मानना है। और वहीं से AB का रेशियो BC का आएगा, और फिर तीनों के रेशियो को कंबाइन कर दो ABC का। फिर आपसे कह रहा है AC से कितना परसेंट अधिक या कम होगा, फिर ये करना है। ये बड़ा आसान, अब जितने भी 4-5 टाइप बच रहे हैं ना आज के, वो सारे आसान है। हालांकि वो भी आसान ही था, बस जहां वैल्यूज थोड़ी सी ऊट पटांग आ जाती हैं संख्याएं, वहां आप डर जाते हो। अगर वैल्यूज सीधा 10,000, 20,000, 1,50,000 हो तो आप खुश रहते हो। वैल्यूज ऐसा आ जाए 41,225, 12.7, तो आप डर जाते हो, यार ये कैसे होगा सवाल। तो लाजमी है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उस उतना डिटेल में पढ़ने का, मैं मानता हूँ। लेकिन बच्चे अपने आप को बांध कर तो रखना पड़ेगा, अपने जो डर है ना उसको छुपा के रखना पड़ेगा, उसको निकालना नहीं है। उतना टाइम नहीं है कि आप डर के 10-5 दिन वेस्ट कर लो अपना। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब। आपका जो सिलेबस है ना वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश, या फाइनली कंप्लीट कर ही दूंगा 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक। भाई इतना तो टाइम चाहिए ना, 40 दिन तो कम से कम चाहिए मुझे, 40-42 क्लास तो चाहिए ना। तो 10 तारीख तक आपका सिलेबस, या उससे एक आध दिन पहले ही कंप्लीट करेंगे। 18 से आपका पेपर है, तो लगभग 10-12 दिन पहले मैं क्लास कंप्लीट, भाई क्योंकि मैथ्स है, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कंप्लीट कर सकता ना अगले 10 दिन में, ऐसा तो संभव ही नहीं है, चीजें अपने हिसाब से चलती हैं। ए बी से 10% कम है बच्चे, सबसे पहले ए और बी का रेशियो बनाते हैं। 100 किसको मानना है, कम कौन है, पहले ये देखो, कल मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी। कम कौन है? ए कम है ना, तो उसको 100 नहीं मानना, बी को 100 मानना है। तो ए कम है 10%, ए कितना हो जाएगा? 90। ए कितना हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा 90, बी 100 होगा, ए हो जाएगा 90।
तो 0 से 0 गया, ए और बी का रेशियो आ गया 9:10 का, ये आपने बॉक्स में बंद कर दिया। फिर कह रहा है बी से 15% कम है। कम कौन है इसमें? बी कम है, तो बी को 100 नहीं मानना। 100 किसको मानना है? सी को। तो बी कितना होगा? 15% कम, यानी कि 85 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो बी और सी का रेशियो मिल गया। बस इन दोनों को कंबाइंड करना है, और ये तो आपको रेशियो में सिखाया गया था बहुत अच्छे से। रेशियो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ही था, उसमें मैंने सिखाया था। मैट्रिक्स मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है। नीचे लिखेंगे 17 और 20, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, तो यहां 10 लिख दो और यहां बॉक्स के सामने 17। तो 17 निम्मा 153, 17 धाम 170 और 20 धाम 200। ये ABC का रेशियो आपको मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है, उस पे ध्यान दो। उसने कहा AC से कितना परसेंट अधिक या कम है। कौन? A। किससे? C से। क्या बोला उसने? AC से। अच्छा, B अधिक है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कम कर दिया। चलो चलो चलो, तो कर लेते हैं। अगर C 100 है तो B क्या है? 15% अधिक, यानी कि 115। तो 5 से जाएगा 23 बार, 5 से जाएगा 20 बार। ठीक है, तो ये 9 10 और ये 23 और 20। तो ये बॉक्स खाली है, 10 लिख दो। ये बॉक्स खाली है, 23 लिख दो। तो 23 निम्मा 207, 23 धाम 230 और 20 धाम 200। अब सुनना, उसने क्या बोला है? AC से कितना परसेंट अधिक या कम है। A किससे? C से। क्या बोला बच्चे उसने? A किससे? C से। तो पहले ये देखो अधिक कितना है या कम कितना है। आप कहेंगे कि सर जो A है ना, वो तो C से 7 अधिक है, होगा कि नहीं? भाई A जो है वो C से 7 अधिक है। कल मैंने सिखाया था कि पहले ये देखो अधिक है या कम है, कितना। तो आप कहेंगे कि सर A C से 7 अधिक है। तो अगर हमें परसेंट अधिक बताना है, क्या करना है बच्चा? परसेंट अधिक, तो 7 बटे, और किस से बात कर रहा है? C से। तो जिससे कह रहा है वो नीचे लिख दो और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7/2 यानी कि 3.5%। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब है। बस हो गया सवाल। ठीक है, पहले आपने ABC का रेशियो निकालकर ABC का रेशियो निकाला, और फिर देख लिया AC से कितना अधिक या कम है। चलो ये सवाल देखिए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। बताएंगे बच्चे जल्दी से? ये तो आसान टाइप है ना, इसमें मत कहना कि सर हार्ड है, समझ में नहीं आया। ऐसे करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अरुण साकिब से 20% लंबा है। अरुण साकिब से 20% लंबा है, और साकिब वरुण से 10% लंबा है। ओके, ज्ञात करो कि अरुण वरुण से कितने परसेंट लंबा है। रेशियो बनाना है। उसने कहा अरुण साकिब से। बच्चे पहले अरुण और साकिब का रेशियो बनाते हैं। उसने कहा अरुण साकिब से 20% लंबा है। कौन लंबा है? अरुण। अरुण लंबा है ना, तो अरुण को 100 नहीं मानना। मानना किसको है? साकिब को। तो साकिब को अगर मैंने 100 माना, तो अरुण कितना होगा प्यारे भाई? 120। 20%, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100। तो अरुण और साकिब का रेशियो आपको मिल गया। अब उसने कहा कि शाकिब वरुण से 10% लंबा है। अब शाकिब और वरुण का रेशियो ले लो। भाई अब हम क्या करेंगे? शाकिब और वरुण का। तो 100 किसको माने? वरुण को। उसने कहा शाकिब वरुण से 10%, तो शाकिब कितना होगा? 100 से 10 ज्यादा, 0 से 0 खत्म, यह आ गया 11 और 10। तो साकिब और वरुण का रेशियो मिल गया। अब तीनों को जोड़ लो, अरुण, साकिब और वरुण, तीनों का रेशियो एक साथ कंबाइंड कर लो, है ना। तो अरुण और साकिब कितना है? 6 5। साकिब और वरुण कितना है? 11 10। भाई ये वाली जगह खाली है तो सामने वाली संख्या चिपका दो, ये जगह खाली है तो सामने वाली संख्या। 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55 और 5 धाम 50। अब आपसे पूछा क्या है, ये चीज देख लो। आपसे बच्चा पूछा है कि जो अरुण है ना, जो अरुण है वो वरुण से कितना परसेंट लंबा है। अरुण किससे?
वरुण से। तो बच्चे वरुण से कितना ज्यादा है जरा बताना। 50 है ये 50 है। तो जरा देखना कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 16 ज्यादा है। अरुण जो है, अरुण जो है वो वरुण से कितना ज्यादा है, वो 16 16 ज्यादा है। और बच्चे अगर मुझे परसेंट में बताना है ना कि परसेंट अधिक कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 16 बटे और किस से, जिस से बात करता है ना उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, वो डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और गुणा 100। तो 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। 32% ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। इस टाइप में तो आप कह रहे हो सर मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया। आसान टाइप है ना, ये तो बहुत आसान टाइप है। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। ये सवाल करिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल के पूछने का तरीका। बताओ भाई। सवाल है कि ए बी से 40% कम है और सी जो है वो ए और बी के योग का 40% है। तो ए और बी के बीच का जो अंतर है वो सी का कितना परसेंट होगा। घुमाएगा सवाल आपको, लेकिन घूमना नहीं है। आप अगर रटने की तरफ दौड़ोगे, इस सवाल की लैंग्वेज रटना है और उसके जैसा अगर सवाल आ गया तो हम कर लेंगे, और उससे घुमाकर अगर सवाल आ गया तो हमसे नहीं होगा। ये अगर आपकी मेंटलिटी है तो फिर शायद आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ट्रूली स्पीकिंग। लेकिन आप अगर रटने की तरफ नहीं, ये सीख रहे हो कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है, तो फिर आप कैसा भी सवाल आ जाए आप कर जाओगे। अब जैसे ये सवाल देखो, आप ये सवाल देखकर कहोगे सर ये अगर मान लो ये एक टाइप ये सवाल मैं आपको नहीं कराता और ये सवाल एग्जाम में आ जाए, तो आप कहोगे सर ये टाइप तो आपने कराया नहीं। भाई टाइप वाइप कुछ नहीं होता मैथ्स में बच्चा, मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जामिनर अगर एग्जाम का पेपर बनाने बैठा है तो वो क्वेश्चन ऐसे सेट करने की कोशिश ज्यादा करता है कि जो बुक्स में टाइप ना हो। भाई एग्जामिनर के पास भी तो बुक रखी होगी भाई, वो देखेगा कि यार ये टाइप तो हो सकता है टीचर ने पढ़ा दिया हो बच्चों को, तो इसी टाइप में थोड़ा सा घुमाकर मैं ये पूछ लूं बच्चों से, उसके पास भी तो बुक होगी ना। वो अगर एज इट इज टाइप के क्वेश्चन डिजिट चेंज करके रख देगा एग्जाम में तो लाखों बच्चों पढ़ के जाएंगे उस चीज को, तो फिर उसको एग्जामिनर कौन कहेगा। आप ये थोड़ा सा सोचो इस बात को। तो ए बी से 40% कम है, तो पहले ए और बी के बारे में बात करते हैं। 100 किसको मानेंगे, बी को। तो ए कितना कम होगा, 40%। ए 60 है, इनको ऐसे ही रहने दो, 60 और 100 ही रहने दो, क्योंकि उसने कुछ आगे कुछ और बोला है। उसने कहा जो सी है, जो सी है वो ए और बी के योग का 40% है। जो सी है, जो सी है वो ए और बी के योग का, बच्चे ए प्लस बी का योग करना है और उसका कितना, उसका 40%, गुणा 40/100। तो जरा ए और बी का योग बताना मुझे, 160 गुणा 40/100। तो सी कितना आ गया, सी आ गया हमारे पास 16 गुणा 4 यानी कि 64। तो सी कितना मिल गया मुझे, सी मिल गया 64। अब सवाल ने बोला है कि ए और बी के बीच का अंतर। तो बच्चे ए और बी के बीच का अंतर कितना है, ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर मैं सब कुछ लिखता हूं बोर्ड पर, जितने लिखने की जरूरत भी नहीं है उतना भी लिखता हूं मैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ए और बी के बीच का अंतर कितना है भैया, 40। भाई 60 और 100 का अंतर कितना है, 40। कह रहा है सी का कितना परसेंट है। तो मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर कहीं ए बी का कितना परसेंट है पूछने लगे, तो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे और बचा हुआ ऊपर, गुणा 100। कल सिखाया था ना। तो ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना परसेंट है, तो सी आ जाएगा नीचे और गुणा 100। 8 पंजे 40, 8 ही 8 64, 5/8 भी कल सिखाया था, 62.5% याद कर लो आप। यह आएगा 500/8%।
कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आ जाएगा 62.5%। भाई 500/8 कैलकुलेट कर लो, 62.5% ही आएगा। ओके ठीक, 160 कैसे आया? ए और बी का योग, ए प्लस बी किया, बी कितना है बच्चे 100, ए कितना है 60, तो 0 + 0 0 और 6 + 0 6 और ए कैसे ही आ जाएगा, तो ए प्लस बी आया 160 ऐसे। ठीक है, ए प्लस बी 100 + 60 160। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम अपने टाइप को चेंज करते हैं। देखेंगे एक बार, उसने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है, यदि चौथी संख्या 7.5 है। चौथी संख्या क्या कह रहे हैं? पहली संख्या का एक, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, यदि चौथी संख्या 7.5 है जो कि पहली संख्या का 1/4 है। ओके, तो तीसरी संख्या क्या होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वास्तव में। उसने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है। ऐसा सवाल जब भी आए कि दो संख्या तीसरी संख्या से कम है, बच्चे यहां पर इस सवाल में सबसे पहले हमें ए बी सी का रेशियो बनाना है। बाद की दो लाइन पढ़ो मत, पहले पहले आप क्या करो, पहले आप जो दो संख्या और तीसरी संख्या यानी कि ए बी और सी तीनों का रेशियो बनाना है, हमने तीनों का हमने रेशियो बनाना है। अब उसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी से 40% और 30% कम है, मतलब पहली संख्या जो है वो तीसरी से 40% कम है, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 30% कम है। तो यहां दो संख्या ने मिलकर अपना कंपैरिजन किससे किया? तीसरी संख्या से। भाई अभी तक जो हम रेशियो बना रहे थे वहां क्या था कि ए बी से इतना कम है और बी सी से इतना अधिक या कम है। ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और फिर ए बी सी का रेशियो कर रहे थे, यही था ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां उसने कहा दो संख्याएं तीसरी से ही कम है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि जब भी दो संख्या मिलकर किसी तीसरी संख्या से अपना परसेंटेज देखती हैं, ये लाइन जहां भी आ जाए दो संख्या तीसरी से, हमेशा तीसरी को 100 मान लो, हमेशा उस तीसरी संख्या को 100 मान लो, और रेशियो एक लाइन में ही आपको मिल जाएगा, एक ही लाइन में आपको रेशियो मिल जाएगा। बच्चे उसने कहा दो संख्या तीसरी से 40 और 30% कम है, देखते रहना, अगर पहली संख्या 40% कम है तो कितनी बचेगी? 60 बचेगी। भाई मान लो अगर 40% कम है, कम, तो बचेगी कितनी? 60%। अगर 10% कम होती तो बचती कितनी? 90%। तो अगर 40% कम है तो 60% बचेगी। अगर दूसरी संख्या 30% कम है तो प्यारे भाई ये कितनी बचेगी? ये बचेगी 70। 100 में से घटा दो। अब सवाल ने बोला है, अब यहां रेशियो मत लेना बच्चे इसका 60 70 100 का। एक बच्चे ने कहा पिछले वाले सवाल में रेशियो क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम सवाल की आगे पढ़कर कंडीशन देखते हैं। देखो उसने कहा कि चौथी संख्या है, कोई कोई होगी चौथी संख्या, वो 7.5 वैल्यू है उसकी, और जो वो चौथी संख्या है ना वो पहली संख्या का 1/4 है। अगर मैं इसका 0 0 काटकर 6 7 10 रेशियो ले लेता हूं तो 6 का 1/4 लेने में दिक्कत हो जाएगी, पॉइंट्स वगैरह में आंसर आएगा 6 का 1/4। तो बढ़िया है कि इसको 60 ही रहने दो, क्योंकि उसने बोला है कि चौथी संख्या 7.5 है जो कि पहली का 1/4। तो पहली संख्या मैंने अभी 60 ही मान रखी है, अभी रेशियो काटा नहीं है 0 0, तो 60 का 1/4 लेना आसान है, इसीलिए मैंने इसको 60 ही रहने दिया। तो पहली संख्या का 1/4 कितना होगा बच्चे? 60 का, ये होगा 15। और सवाल ने बोला है कि भैया चौथी संख्या कितना है? 7.5, 15 यूनिट का मान 7.5। ने बोला है चौथी संख्या 7.5 है और वो पहली का 1/4 है। तो पहली संख्या तो मेरे पास 60 है, उसका 1/4 किया तो 15। ये आपकी फोर्थ संख्या हो गई डी।
जिसको मैंने डी मान दे दिया, और उसकी वैल्यू कितनी है 7.5। एक यूनिट का मान कितना होगा 15 5 75, यानी कि 0.5 पॉइंट रहेगा बीच में। तो कह रहा है तीसरी संख्या बताओ, वो तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे 0.5 इंटू 100, पॉइंट हटेगा बटे 100, 10 5 धाम 50। तो तीसरी संख्या क्या मिल गई बच्चे, तीसरी संख्या मिल गई मुझे सी। तो याद रखना जब भी सवाल में ये कहे कि दो संख्या मिलकर तीसरी संख्या से इतना परसेंट ज्यादा या कम है, हमेशा तीसरी को 100 मान लो। तो मैंने तीसरी को 100 माना, तो पहली संख्या 40% कम है तो 60 बची, दूसरी संख्या 30% कम है तो 70 बची। अब तीनों का रेशियो ले लो, या तो 6 7 और 10 कर लो। मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया सर, क्योंकि उसने बोला है कि चौथी संख्या 7.5 है, जो कि पहली का 1/4 है। तो इस 60 का 1/4 निकालना आसान है, मतलब रेशियो 1/4 निकाला 15 आ गया। वो चौथी संख्या है, और चौथी संख्या 7.5 दी हुई है। एक यूनिट का मान 0.5, तो 100 का मान होगा 0.5 गुणा 100 यानी कि 50। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी नया सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए भाई चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ, लेकिन इस टाइप में आपको कुछ समझाना है मुझे। इस टाइप में आपको कुछ समझाना है मुझे पहले तो अब रुक जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा सांस ले लो, 30 सेकंड का पेन रख के थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर जो आधा नेक्स्ट पार्ट है उसको अब करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पानी वानी का एक आध घूंट पी लो। ओके, छुट्टी होगी बच्चे 2 बजे, 2 सवा 2 बजे, 10 5 मिनट ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं होगा। और कोई किसी का डाउट? कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें बच्चे, अभी तो आपके पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का, तो समय नहीं है, आपका फुल डे बिजी रहता है सारी क्लासेस में। नहीं तो मैं एक तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का अक्सर बच्चों को, कि दिन के 15 मिनट निकालो, रफ कॉपी और पेन के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर वैलकुलेटर कुछ नहीं। आपके दिमाग में जो भी कैलकुलेशन आए 20 × 10 लिख दो कॉपी में, और कैलकुलेट करो हाथ से ही। दिमाग में आए 70 × 25 लिख दो, 70 × 25 कैलकुलेट करो। दिमाग में आए 300/10 लिख दो। जो भी दिमाग में कैलकुलेशन है 15 मिनट रोज, ये माइंड एक्सरसाइज होती है। रोज नई नई कैलकुलेशन दिमाग में आती रहेंगी, और उन्हें आप खुद करने की कोशिश किया करो, कितना भी टाइम लग जाए, 15 मिनट से ज्यादा मत दो, 1 महीने में इंप्रूवमेंट हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। ओके रेडी, स्टार्ट करें, चलो। बच्चे एक बात बताओ, मान लो दाल है, दाल का जो रेट है वो 40 रुपए प्रति किलो है। सुनना, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, पहले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट लिखूंगा। मैंने कहा दाल जो है 40 रुपए प्रति किलो है, ये क्या है, ये दाल का मूल्य है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो दाल का रेट है। ये दाल का रेट क्या है, 40 रुपए पर केजी। सुनते रहना, आपको दाल लेनी है 4 किलो, आपको दाल लेनी है 4 किलो। तो ये 4 किलो क्या है, ये 4 किलो है आपकी खपत। क्या है मेरे भाई, ये है आपकी खपत, आपकी खपत। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कंजम्पशन, कंजम्पशन, ये क्या है, कंजम्पशन। इंग्लिश में कंजप्शन को ही खपत बोलते हैं हिंदी में। तो 4 किलो आपने खरीदनी है, रेट है 40 रुपए पर केजी,
₹40 पर केजी। तो जरा मुझे बताओ कि भाई आपके कितना इसमें खर्चा आएगा, कितना इसमें खर्चा आएगा आपका, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर मूल्य है ₹40 पर केजी, 1 किलो ₹40 की, 4 किलो आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे बच्चे, आप 40 गुणा 4 करोगे कि नहीं करोगे, यानी कि 160। क्या करोगे, 40 गुणा 4 यानी कि 160, और यही 160 क्या होगा, आपका खर्चा होगा। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, है ना। यानी कि अगर मुझे खर्चा निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं मूल्य को खपत से गुणा कर देता हूं। मैं क्या करता हूं बच्चे, यहीं से ही एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर मुझे खर्चा निकालना है, कितना खर्चा हुआ, तो मैं मूल्य को खपत से, यानी कि रेट को, बच्चे मैं रेट को कंजप्शन से गुणा कर देता हूं, कंजप्शन से गुणा कर देता हूं, तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाता है, खर्चा मुझे मिल जाता है। कितने रुपए पर केजी है, मल्टीप्लाई बाई कितने किलो मुझे लेनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा मुझे मिल जाएगा। अब एक पॉइंट और मुझे आपसे पूछना है और फिर हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीख जाएंगे। अब मुझे सुनना, आपकी जेब में ₹160 है, सुनना, आपकी जेब में ₹160 है और कुछ भी 1 रुपया आपकी जेब में नहीं है, मम्मी ने ₹160 दिए कि बच्चे ₹40 पर किलो चीनी है, और 4 किलो चीनी ले आ, ₹160 दिए, आप पहुंच गए मार्केट। सुनते रहना इस बात को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला जो टाइप में कराने वाला हूं ना भाई, 5 मिनट में खत्म कर दोगे सारे सवालों को, ये बात ढंग से सुन ली तो। मैंने कहा आपकी जेब में केवल ₹160 हैं, और आपकी मम्मी ने कहा बेटा मार्केट जा और दाल का रेट है ₹40 पर केजी, और 4 किलो दाल ले आ। मैंने कहा ठीक है मम्मी, और आपके हाथ में एक फोन है, बस चलाते जा रहे हो, और ₹160 जेब में रख लिया आपने। अब आप मार्केट पहुंचे, और मार्केट पहुंचते ही आपको पता चला कि भैया इसका तो मूल्य बढ़ गया, ₹50 पर केजी हो गया मूल्य दाल का। तो आप दोगे दुकानदार को ₹160, और दुकानदार कहेगा कि भैया रेट तो बढ़ गया, ₹50 रेट हो गया दाल का। तो आप क्या बोलोगे उससे, आप ये कहोगे कि ना मुझे तो 4 किलो ही दे, मम्मी ने 4 किलो बोला है, ये बताओ, ऐसा बोलोगे आप कि ना मुझे तो 4 किलो ही चाहिए, मम्मी ने तो 4 किलो का है। आप उस दुकानदार से बोलोगे कि अंकल ऐसा करो तो 160 में जितनी भी आए उतनी दे दो। भाई यही तो बात होती है कि नहीं, आप यही तो कहोगे कि चलो तो अगर रेट बढ़ गया है तो 160 में जितनी भी आए उतनी दे दो। तो क्या आपको 4 किलो दाल मिलेगी फिर, नहीं, आपको 4 किलो से कम मिलेगी, 4 किलो से कम मिलेगी ना, क्योंकि अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत कम हो जाती है। यही तो पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, यही तो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जेब में ₹160 ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो अगर मुझे अपना खर्चा समान रखना है, सुनना मेरी बात, अगर खर्चा समान रखना है यानी कि ₹160 के अलावा कोई पैसा ही नहीं है आपकी जेब में, तो अगर मूल्य बढ़ा तो खपत कम हो जाएगी, 4 किलो दाल नहीं ले पाओगे फिर आप दुकानदार से कहोगे अंकल 160 में जितनी बनती है उतनी दे दो, तो वो 4 किलो से कम ही बनेगी भैया, है ना। तो अब ये पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर खर्चा समान होगा, अगर खर्चा समान होगा, यानी कि खर्चे में कोई चेंज नहीं आएगा, भाई ₹160 है ना, तो आपके पास ज्यादा है ना कम है, आप पकड़ा दोगे, तो जितनी भी आए उतनी दे दो, तो खर्चा तो बढ़ा नहीं है ना आपका, 160 ही है। और 160 है तो भैया जो खर्चा अगर समान है तो बच्चा जो रेशियो मूल्य का होगा ए बी, उसका अपोजिट रेशियो खपत का कर दोगे। अपोजिट रेशियो क्या होगा, खपत का बी ए हो जाएगा, तभी तो खर्चा समान होगा। भाई इन दोनों को हम गुणा करके ही तो खर्चा निकालते हैं, तो खर्चा हो जाएगा ए बी, और नया भी ए बी, नया भी क्या हो जाएगा ए बी, तो खर्चा तो बढ़ा ही नहीं है,
खर्चा तो बढ़ा ही नहीं है, तो जो रेशियो हमारे मूल्य का होगा अपोजिट खपत का, कंजप्शन का कर देंगे, तभी तो हमारा जो खर्चा होगा दोनों को गुणा करके ए बी मिलेगा, है ना। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है बस, कि किसी भी सवाल में अगर ऐसा आए कि खर्चा समान है, खर्चा नहीं चेंज किया, तो आपको दिमाग में एक चीज बत्ती जलनी चाहिए कि जो रेशियो मूल्य का होगा उसका अपोजिट रेशियो खपत का होगा, जो रेशियो मूल्य का होगा उसका अपोजिट रेशियो खपत कंजप्शन का होगा। यानी कि ये अगर आपकी पुरानी खपत है तो ये नई खपत होगी। ये अगर आप पहले मम्मी ने 4 किलो बोला था तो अब 4 किलो नहीं, अब कम लेकर आएंगे अगर मूल्य बढ़ गया तो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अगले 2 टाइप कवर कर देंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट। 7-10 क्वेश्चन कंप्लीट है अगले आपके। पहला क्वेश्चन क्या है कि खर्चा बराबर मूल्य को खपत से गुणा करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर खर्चा समान रखना है तो जो रेशियो हमारे मूल्य का होगा अपोजिट खपत का होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट ही हैं जो आपने दिमाग में रखना है। अब मैं चलता हूं सवाल की तरफ, देखना सवाल है ये रहा। देखो अब आप एक बार देखेंगे बच्चे, एक बार पेट्रोल की कीमत, कीमत मतलब मूल्य ही होता है। पेट्रोल की कीमत यानी कि प्राइस 15% इंक्रीज हो गया। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि किए गया खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। वो कह रहा है कि भाई कोई पेट्रोल का मालिक है, उसकी जेब, वो चाहता है कि मैं एक महीने में 10,000 का ही पेट्रोल फूकूंगा भैया। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो क्या जितना वो पहले पेट्रोल जला रहा था, पेट्रोल यूज कर रहा था, क्या बाद में भी उतना ही पेट्रोल ले पाएगा? नहीं सर। अगर उसने ठान लिया है ना कि खर्चे में तो वृद्धि करनी ही नहीं है, वह मतलब खर्चा ही होता है कि अगर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करना ही नहीं है तो भैया फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? अभी आपने एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ, अभी पिछले साल प्याज के रेट बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े थे। टमाटर के रेट बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? बढ़े थे। तो लोगों ने क्या किया, जैसे ही रेट बढ़े तो लोगों ने उसकी खपत कम कर दी। प्याज नहीं, आप कहीं ठेला वगैरह पे कुछ खाने जाते थे तो सलाद में प्याज मिलनी बंद हो गई थी, टमाटर मिलने बंद हो गए थे। लोगों ने उसकी खपत को कम कर दिया खर्चे को मेंटेन करने के लिए। जो प्लेट छोले कुलचे की 50 की मिलती थी, 50 की ही मिलती थी, लेकिन उसने सलाद में टमाटर प्याज देना बंद कर दिया, उसने खपत को कम कर दिया। ये वही तो कॉन्सेप्ट है उनके पास भी, लेकिन वो जानते नहीं है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है। समझते हैं वो भी ये बात को कि भैया अगर खर्चा समान है तो जरा मुझे बताओ, कीमत 15% की वृद्धि का मतलब है कीमत में क्या हुआ है कि पुरानी कीमत अगर 100 थी तो नई कीमत कितनी हो गई बच्चे बढ़ के 115। भाई 15% की वृद्धि तो यही कहती है कि पुरानी कीमत अगर 100 थी तो नई कीमत बढ़ के 115 हो गई। यस। तो खपत कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर उल्टा कर दो, 115 से 100 कर दो। तो ये अगर पुराना है तो ये नया है, कि पुरानी खपत अगर 115 है तो नई खपत 100 है। तो बच्चा कितने की कमी करी है खपत में? आप कहेंगे सर 15 की कमी करी है, 15 की कमी। और हमें निकालना है परसेंट कमी। क्या निकालना है मेरे भाई? परसेंट कमी। तो 15 की कमी और पुराना ओरिजिनल कितना है 115 और गुणा 100। तो 5 तिया 15 और 23 पंजे 115। आप कहेंगे 300/23% हो गया सवाल। कितना आंसर आ रहा है? बटे 23 एक में ही है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। भाई बटे 23 चाहिए ना, किसी में भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 13 सही 1/23%। बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि सर अगर खर्चा समान रखना है ना तो जो रेशियो हमारी कीमत का होगा
उसका उल्टा खपत का कर देंगे। इतना आपने ध्यान रखना है। अगला टाइप मैं कह रहा हूं आप कर चुके हो, जो मैं इससे अगला वाला टाइप लाने वाला हूं ना, आप आने से पहले उसको कर चुके हो। ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया कि अगर खर्चा बराबर है तो कीमत का उल्टा खपत होता है, तो अगला टाइप कुछ भी नहीं है आपके लिए। फिर देखो, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो खर्चे को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। यहां मूल्य कम हुआ। अब जैसे ही पता चलता है आपको, अभी अभी खबर आती है कि पता चलता है कि भैया जो टमाटर हैं वो 5 रुपया किलो मिलते हैं। चलो खबर नहीं, आपने मंडी मंडी गए हो कभी? कोई आपके आस पड़ोस की जो मंडी होगी, कोई तो गया होगा आप में से जरूर, है ना। ब्याह शादी आप पड़ोस में होती है तो सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए जो जाते हैं ट्रैक्टर में बैठ के, भाई मैं तो बहुत जाता हूं, हमारे गांव में कभी कोई शादी होती है पड़ोस में तो सुबह सुबह 3-4 बजे सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, शादी वाले दिन। तो वहां जाते हैं मंडी में, कई बार मैं गया हूं। तो वहां जाकर आपने देखा होगा कि पता चला कि जो हम बाहर से टमाटर या आलू लेते हैं उसका भैया आधे से भी कम रेट पे हमें मंडी में मिल रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, आप मान लो आपके पड़ोस में शादी है तो आप कहोगे यार जब मंडी आई गए हैं तो एक बोरी आलू हमारे भी डलवा ले इसमें। तो क्योंकि आपको पता है बाहर महंगा मिल रहा है। अब आपको एक बोरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर सस्ता है तो डलवा लो, काम आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि अगर मूल्य कम हुआ तो खपत बढ़ जाएगी। बस वही है ना। तो जरा मुझे बताओ, खर्चा समान रखना है तो मूल्य कितना हो गया? मूल्य कह रहा है 20% कम, यानी कि पुराना मूल्य अगर 100 था तो नया मूल्य कितना हो गया? 80 हो गया। भाई 20% कम हो गया, यानी कि 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो प्यारे भाई जरा मुझे बताना खपत क्या होगी? आप कहेंगे सर उल्टा कर दो, 4 से 5। यही करना है कि अगर उसकी पुरानी खपत 4 यूनिट है तो नई खपत कितनी होगी? 5। तो वो कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि करेगा? भाई 1 की वृद्धि करेगा, और ओरिजिनल कितनी है? 4, और गुणा 100। तो 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि 25% की वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। है ना? ठीक है। अच्छा गए हो, सभी गए हो, मैं जानता हूं सब गए हो आप लोग। चलो, अब आप कहेंगे कि सर अगर खपत बराबर ना हो। सर अभी तक तो आपने सिखाया कि खपत बराबर हो, खपत बराबर, सॉरी, खर्चा समान हो, खर्चा समान हो, खर्चा समान हो। सर अगर खर्चा समान ना हो तो क्या करें? तो कुछ नहीं है, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट जो बच्चा मैंने आपको सिखाया, ये वाला मूल्य का रेशियो बनाओ, खपत का बनाओ, गुणा करके खर्चा बना दो। फिर अपना सेकंड ये वाला कॉन्सेप्ट जो पहले सिखाया कि अगर खर्चा समान ना हो। अब जैसे ये सवाल देखो, अब जैसे बच्चा ये सवाल देखो आप एक बार और करके बताओ मुझे। ओके, मजा आ रहा है सर, बहुत वेरी गुड। ये इंटरेस्ट लेवल बनाकर रखो वैसे ना भाई। देखो मैं बहुत मतलब मैं दिल पे पत्थर रख के आपको पढ़ा रहा हूँ कि मुझे 1.5 महीने में सिलेबस कराना है। नॉर्मली मैं नहीं कराता हूँ इतने कम समय में, क्योंकि मैथ सीखने के लिए टाइम चाहिए। अब मजबूरी है देखो, मेरी भी आपकी भी। आप भी इस बात को समझ सकते हो, है ना। क्या कर सकते हैं बच्चे कि मुझे चीज़ें थोड़ी सी 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़ रही है, और चीज़ें थोड़ी सी कम समय में करानी पड़ रही है, तो ये एक मजबूरी ही आप कह सकते हो। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी होती है, क्या हो गया? हैंग हो गया? हाँ नहीं। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी होती है, चलो कीमत के बारे में बोल दिया, और घड़ी की बिक्री, बिक्री मतलब खपत, कितनी घड़ी बेची जा रही है, 20 घड़ी, 50 घड़ी, दैट इज कॉल्ड बिक्री। घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिशत बिक्री यानी कि राजस्व, कितना उसका पास पैसा आ रहा है, ये उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले कीमत की बात करते हैं बच्चे। कीमत के बारे में यानी कि मूल्य के बारे में क्या बोला है उसने? कीमत के बारे में बोला है कि कीमत 20% कम हो गई। क्या हुआ बच्चे? कीमत 20% कम हो गई, यानी कि कीमत 100 से घटकर कितनी हो गई? 80। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100।
आप कहेंगे कि सर कीमत का अनुपात 5:4 हो गया। अब कह रहा है कि तो बिक्री, बिक्री मतलब खपत ही वो कह रहा है, तो बिक्री 40% वृद्धि हो गई। तो खपत के बारे में क्या बोला है, 40% वृद्धि, यानी कि 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 140। तो 2×7=14, 2×5=10। तो जरा मुझे बताना कि भैया उसकी सेल पर या राजस्व पर, राजस्व मतलब सेल ही होता है, राजस्व मतलब सेल, कितना उसके पास सेल पर इंपैक्ट आया, बिक्री नहीं, इसको यहां राजस्व लिखो तो ठीक है, राजस्व। ठीक है, राजस्व पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बच्चे आप गुणा कर दो दोनों को, भाई कीमत को खपत से गुणा करेंगे तो हमें खर्चा राजस्व मिलेगा ना, कि पहले उसके राजस्व कितना था, 5×25, और नया राजस्व 7×4=28। राजस्व यानी कि सेल, कितना वो कमा रहा है, कमाई आप बोल सकते हो, राजस्व मतलब कितनी कमाई कर रहा है वो। तो पहले 25 रुपए की कमाई हो रही थी, अब 28 की होने लग जाएगी। भैया 3 की बढ़ी है कमाई और परसेंट वृद्धि बताना है, तो 3/25 और गुणा 100। तो 25×4=100, 4×3=12% की वृद्धि। क्या बोलेंगे, 12% की वृद्धि, क्योंकि 25 से 28 हुआ है, तो ये मत लगा देना गलती से भी, वृद्धि हुई है। ओके, बिल्कुल सही बात है। चलो अगला सवाल ये रहा, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और वो भी उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला जो टाइप है ना वो वही है कि अगर खर्चा समान है तो जो रेशियो कीमत का अपोजिट खपत का, अगला वही टाइप है पूरा का पूरा। बताएंगे जल्दी से बच्चे। देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में 25% की वृद्धि होती है। इस बार उसने खपत को गायब कर दिया, इस बार उसने खपत को गायब कर दिया। बच्चे वो मूल्य की बात कह रहा है, वो कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी, वो कह रहा है मूल्य में 20% की कमी, यानी कि मूल्य 100 से घट के कितना हो गया, 80। 20×4=80, 20×5=100। और वो कह रहा है कि जो उसकी बिक्री है, बिक्री यानी कि खपत, यानी कि कंजप्शन, क्या बोला बच्चे, खपत, खपत के बारे में उसने कहा X% की वृद्धि। मैं मान लेता हूं ए से बी, क्योंकि उसने नहीं बताया भाई खपत कितना परसेंट बढ़ी है, ए से बी, ए से बी है ना। और राजस्व, राजस्व यानी कि उसे कितना कमाई हुई है, राजस्व, राजस्व यानी कि कितनी कमाई हुई है, कितनी कमाई हुई है। राजस्व कह रहा है 25% की वृद्धि, यानी कि 100 से बढ़ के कितना, 125। तो 25×4=100, 25×5=125। अब सुनना, हमें ए और बी का रेशियो चाहिए, ए और बी का अनुपात बच्चा हमको चाहिए। तो जरा इन दोनों को गुणा करना, 5A बटे इन दोनों को गुणा करना 4B, तो ये किसके बराबर होगा, ये इनके बराबर होगा, 4/5 के। भाई इन दोनों को गुणा करके ही तो हमें राजस्व मिलता है कि नहीं, मैं जब मूल्य को खपत से गुणा करूंगा तभी तो राजस्व मिलेगा। यस, तो मैंने इन दोनों को गुणा किया, 5A गुणा किया 4B बराबर 4/5। अब ए और बी का रेशियो चाहिए, तो ये 5 नीचे चला जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा। भाई ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4×4=16, और ये 5 नीचे चला जाएगा, 5×5=25। तो ए और बी का रेशियो मिल गया। और वही तो हमको चाहिए था कि बच्चे जो उसकी खपत है, वो ए का मान 16 है तो ये 25 है, तो खपत 16 से 25 हो गई। बस वही निकालना है कि X% की वृद्धि, X का मान बताओ कितनी वृद्धि है। तो आप कहेंगे कि सर 16 से 25 यानी कि 9 की वृद्धि, और ओरिजिनल कितना है 16 और गुणा 100। आंसर जरा इसे कैलकुलेट करना, कितना आएगा, ये आएगा 56.25।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई। 900/16 कर लेना, 900/16। तो 16 पंजे 80, 10, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 वही आएगा। सॉरी 16 छिकम छाण में 4 आएगा ना, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80, तो 56.25। ओके, मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां उसने खपत को गायब कर दिया। उसने बोल दिया है कि खपत में, बिक्री में X% की वृद्धि है, तो उसको मैंने ए से बी मान लिया। और राजस्व में 25% की वृद्धि, 100 से 125, 4 से 5, इन दोनों को गुणा किया 5A, इन दोनों को गुणा किया 4B, बराबर 4/5। ये 5 नीचे चला गया, ये 4 ऊपर आ गया, ए बी आ गया 16/25। तो ए से बी कितनी वृद्धि हुई है? 9 की। भाई 16 से 25 कितने की वृद्धि है? 9 की। और ओरिजिनल 16 पर गुणा 100, 56.25। ओके, चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, और इसी के ऊपर है वो बच्चे, इसी के ऊपर है। कौन सा टाइप है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अगला टाइप है, लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप है। इसके बाद क्लास को ओवर कर देंगे। ओके, इसके बाद एक और टाइप, छोटा सा है वो तो छोटा सा है, पर ये लास्ट है जो मैं अब करा रहा हूं, ये लास्ट टाइप है। इसके बाद तो छुटकू सा वो टाइप है, वो तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है वो तो। कि ये लास्ट टाइप है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो कि अगर खर्चा समान रखना है तो जो रेशियो मूल्य का होगा अपोजिट हमारा खपत का होगा। और ये बेस्ट टाइप आने वाला है आपके सामने, जो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो इस टाइप को, अब देख लो भैया। देखो आप एक बार, सवाल क्या है? सवाल है कि केले की कीमत 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपए में 6 और केले खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत बताओ क्या होगी। अब बच्चे सुनना मेरी बात, ग्राहक की जेब में 80 रुपया है, वही जो मम्मी ने 160 रुपए दिए थे। ग्राहक की जेब में 80 रुपए हैं, और उसने देखा कि केले की कीमत 20% कम हो गई, केले की कीमत 20% कम हो गई, जिसकी वजह से उसकी जेब में 80 रुपए ही हैं, लेकिन 20% की कमी की वजह से 6 केले ज्यादा वो खरीद रहा है। तो यहां एक बात ध्यान रखना कि अगर उसने बोला कि भैया 20% कमी, 80 में 6 केले अधिक, मतलब उसने खर्चे को नहीं बढ़ाया है। वो जो 6 केले अधिक खरीद रहा है ना, वो किसकी वजह से खरीद रहा है? क्योंकि कीमत में कमी आई है। तो खर्चा उसका समान है। क्या बोला बच्चे मैंने बोला कि खर्चा, एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट है, खर्चा उसका समान है, खर्चा उसका समान है। और जैसे ही खर्चा समान हुआ, वैसे ही पता चला कि कीमत का रेशियो जो होगा, बच्चे कीमत का रेशियो कितना है? 20% की कमी, यानी कि 100 से घट के कितना हो गया? 80। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो खपत का रेशियो क्या होगा? खपत का उल्टा कर दो, 4 से 5, यानी कि पुरानी खपत अगर 4 यूनिट है तो नई खपत कितनी है? 5 यूनिट। पुरानी खपत, पहले अगर वो 4 यूनिट केले ले रहा था, अब वो 5 यूनिट लेगा। तो सवाल ने बोला है भैया वो तो 6 केले ज्यादा खरीद रहा है, 6 केले ज्यादा। तो भैया 4 से 5 कितनी खपत बढ़ी है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 6 केले ज्यादा। तो उसने आपसे बोला है घटी हुई कीमत। घटी हुई कीमत मतलब हमें नई खपत पता होना चाहिए। बच्चे नई खपत कितनी हो जाएगी उसकी? नई खपत हो जाएगी 5 गुणा 6, यानी कि 30 केले। 30 केले, यानी कि बच्चे अब वो 30 केले कितने रुपए में खरीद रहा है? 30 केले खरीद रहा है 80 रुपए में, क्योंकि उसकी जेब में 80 रुपए ही है भैया। 30 केले कितने में खरीद रहा है? 80 रुपए में। फिर से सुनो कि खर्चा समान है, कीमत का रेशियो 5-4 होगा, तो खपत का रेशियो 4-5 होगा।
यानी कि पहले अगर वो 4 यूनिट ले रहा था केले, तो अब वो 5 यूनिट लेगा। अब नई खपत है, तो 1 यूनिट का मान 6, तो 5 का मान 30। नई खपत, क्योंकि उसने घटी हुई कीमत पूछा है। घटी हुई कीमत यानी कि नया नया मूल्य कितना है। तो अब वो 30 केले 80 रुपए में ले रहा है, तो हमसे पूछा है प्रति दर्जन, यानी कि हमसे 12 केले की कीमत पूछी है। 12 केले की, 30 केले 80 में ले रहा है, एक कितने में लेगा? 80/30 में, 8/3। तो भैया 12 केले कितने में लेगा? प्रति दर्जन पूछा है ना, तो 8/3 गुणा 12, 3 चौके 12, 8 चौके 32 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये उसकी पुरानी खपत है, ये नई खपत है। कितनी ज्यादा हो गई? 1 यूनिट का मान 6 केले, तो नई खपत हो गई 5 × 6 30 केले। जेब में 80 रुपए ही है, तो 30 केले 80 में, एक केला 8/3, प्रति दर्जन 12 केले की कीमत पूछी है, तो 12 केले की हो गई 8/3 गुणा 12, प्रति दर्जन 12 केले। ठीक है, तो 32 रुपए। बस ये ध्यान रखना है, खर्चा बराबर है तो ये रेशियो पलट जाता है। जैसा एक सवाल और देता हूं मैं आपको, जरा देखिए इस सवाल को भाई, बताएंगे इसका उत्तर? दो तीन क्वेश्चन है, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे तो। चावल का मूल्य 25% कम हो गया। अब आप यह देखो, आगे का सवाल मत पढ़ो, आप केवल यहीं पर रुक जाओ। चावल का मूल्य अगर 25% कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो उसकी खपत बढ़ेगी या कम होगी? भाई मूल्य कम हुआ, तो वो ज्यादा चावल खरीदेगा या कम? ज्यादा खरीदेगा, वो ज्यादा खरीदेगा क्योंकि मूल्य कम हो गया है। इसलिए व्यक्ति उतने ही खर्चे में, देखो बच्चा यहां साफ लिख दिया है, उतने ही खर्चे में जितने में पहले, यानी कि खर्चा समान है, 30 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। यदि खर्चा 5400 रुपये है, उसकी जेब में केवल 5400 रुपये है ना, तो वो ज्यादा खर्च कर सकता है ना कम। अगर मूल्य कम हुआ है, तो वो जो 30 किलो ज्यादा चावल खरीद रहा है, पता है किसकी वजह से खरीद रहा है? क्योंकि उसका मूल्य कम हुआ है, इसकी वजह से वो खरीद रहा है। तो चावल प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक यानी कि जो ओरिजिनल में था। वास्तविक का मतलब ओरिजिनल, पुराना मूल्य कह रहा है। तो जरा कीमत का रेशियो बताना मुझे। कह रहा है कि कीमत 25% कम हो गई, तो 100 से घट के कितनी हो गई बच्चे? 75। 25×3 = 75, 25 × 4 = 100। तो प्यारे भाई खपत कितनी हो जाएगी? कंजप्शन अपोजिट कर दो, 3 से 4। खपत कितनी हो जाएगी? जस्ट उल्टा, 3 से 4। यानी कि उसकी पुरानी खपत अगर 3 थी, तो नई कितनी हो जाएगी? 4। तो खपत बढ़ गई ना, 3 से 4। कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट। और सवाल ने कहा भैया 30 किलो अधिक चावल खरीद रहा है, तो उसकी पुरानी खपत कितनी है? 3 × 30, 90 किलो। यानी कि पहले मूल्य बढ़ने से पहले वो 90 किलो चावल खरीद रहा था। उसने वास्तविक मूल्य ही पूछा है। अगर वो घटा हुआ मूल्य पूछता पिछले सवाल की तरह, तो मैं उसकी नई खपत निकालता, फिर ये 3 से 4 है, तो मैं उसकी नई खपत निकालता फिर। लेकिन उसने वास्तविक मूल्य पूछा है, तो मुझे पुरानी खपत चाहिए 90 किलो, और 5400 रुपये खर्चा था। तो मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? वास्तविक मूल्य क्या होगा बच्चे? वास्तविक मूल्य हो जाएगा 5400 बटे, और जो उसकी खपत है 90, 90 kg। ठीक है, तो कितना जाएगा? 9×6 = 54, यानी कि 60 रुपये पर केजी। 60 रुपये पर केजी उसका वास्तविक मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी। अगर नया नया मूल्य पूछता, तो 1 यूनिट का मान 30, तो 4 का मान निकालते फिर हम 120 नए मूल्य के लिए, और फिर हम 5400 को डिवाइड कर देते 120, वो इसका नया मूल्य होता। बस यही दो सवाल पूछेगा आपसे, या तो नया मूल्य पूछेगा या पुराना मूल्य, इन दो के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये सवाल करो लास्ट इस टाइप का, बताएंगे जल्दी से बच्चे इसका जवाब? बताओ सभी लोग।
वही कॉन्सेप्ट है कि चावल की कीमत में 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति को 450 में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल की मूल मूल्य, मूल यानी कि पुराना, पुराना पूछ रहा है तो सुनना, उसकी जेब में 450 रुपए ही हैं। कितने हैं? केवल 450 रुपए। और उसने 50 किलो चावल अधिक खरीद लिए। क्यों? क्यों खरीदे? क्योंकि भैया 20% की कमी आई है। 450 से ना तो ज्यादा खर्चा कर रहा है ना कम। तो खर्चा अगर समान है तो जरा कीमत का रेशियो बताना मुझे। कीमत क्या हुई है? 20% की कमी, यानी कि 100 से घट के कितनी हो गई है? 80। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो भैया खपत कितनी हो जाएगी? कंजप्शन कितना हो जाएगा? अपोजिट कर दो, 4 से 5। कंजप्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 से 5, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, है ना। तो खपत कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है 50 किलो अधिक। अब उसने आपसे पूछा है मूल कीमत, तो हमें पुराना खपत चाहिए। 4 गुणा 50, यानी कि पहले वो 200 किलो चावल खरीद रहा था। ये उसकी क्या है? ये उसकी मूल खपत है। भैया हमें चाहिए मूल मूल्य। तो वो कितना हो जाएगा? 450 उसकी जेब में है और बटे कर देंगे 200 से। 0 से 0, 5 चौके 20, 5 नाम 45। ये आ जाएगा 2.25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 2.25 रुपए प्रति किलो चावल खरीद रहा था पहले वो। इस टाइप के सवाल अब आप गलत नहीं करोगे। अगर वो मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत या पुरानी कीमत पूछेगा तो हमें मूल खपत निकालनी है और डिवाइड कर देना है रुपए को, कितने रुपए उसकी जेब में है। और अगर मुझसे कहे नई कीमत या घटी हुई कीमत, तो हमें नई खपत निकालनी है और रुपए को डिवाइड कर देना है। बस यही 2 तरह के सवाल पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, यही पूछेगा, ठीक है। या खपत पूछ सकता है, वो तो और भी आसान है। खपत तो यहीं पर खत्म हो जाएगा सवाल फिर, लेकिन वो मूल्य तक जरूर जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप, और ये तो बिल्कुल बच्चों वाला लास्ट क्वेश्चन कह लो, इसे तो लास्ट क्वेश्चन कह लो वैसे इसे तो आप। इसके बाद में एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा और फिर आप अपना खाना वाना खाओ और इस क्लास को दोबारा देख लेना अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। नहीं तो ये जो क्लास नोट्स हैं प्रॉपर हैंड रिटन आपको मिलते हैं। क्लास की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको, क्लास की पीडीएफ भी। और क्या चाहिए आपको? वर्कशीट का सॉल्यूशन भी दे रहा हूं मैं आपको। तो सब कुछ परोसा हुआ मिल रहा है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा आपको, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा कर दिया। त्रुटि परसेंट बताओ। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बच्चे एप्लीकेशन में, वो कुछ प्राइवेसी होती है, नहीं ले सकते। देखो, एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 से एक संख्या को गुणा कर दिया। अब आपसे कह रहा है बताओ कितनी त्रुटि परसेंट है, एरर परसेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सभी लोग भाई छात्र है, गलती कर सकता है, आप भी गलती कर देते हो, हम भी गलती कर देते हैं। उसने उस छात्र से बोला गया कि इस संख्या को 4/3 से गुणा करो और बताओ उत्तर क्या आएगा। लेकिन उसने गलती कर दी, उसने 3/4 से गलत गुणा कर दी तो गलत उत्तर आ गया। तो आपसे कह रहा है बताओ कितने परसेंट का एरर, त्रुटि कितने परसेंट की आई है। तो सबसे पहले तो बच्चे हमको ये देखना है कि भैया उसने 4/3 से गुणा करने को कहा था, ऊपर राइट का निशान लगा दो, और गलत क्या कर दिया उसने? 3/4 से गुणा कर दिया, गलत कर दिया। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ कि वो संख्या कितनी थी जिसको 4/3 से गुणा करना था लेकिन 3/4 से कर दिया। तो आप कहेंगे कि सर जो बेस है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम ले लिया करो जब भी ऐसा सवाल आए। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। मैं मानकर चलूंगा कि वो संख्या 12 है जिसको गुणा करने को बोला था छात्र से कि 12 को 4/3 से गुणा करो, लेकिन छात्र ने 12 को 3/4 से गुणा कर दिया। तो पहले मैंने क्या किया? मैंने वो संख्या फाइंड की जिससे गुणा करना था 12 से। तो भैया 12 की गुणा यहां भी कर दो, 12 की गुणा यहां भी कर दो। 3 चौके 12 और 4 चौके 16। तो छात्र का 16 उत्तर आना था, 16 उत्तर आना था, लेकिन कितना आ गया? 3 तिया 9। तो कितने परसेंट की गलती हुई है?
भाई सही उत्तर आना था 16, सही उत्तर आना था 16, गलत आ गया कितना 9, तो गलत उत्तर हो गया 7। और कितने पर, ओरिजिनल सही को नीचे रखते हैं और गुणा 100, तो 700/16%। कितना आएगा बच्चे, 16 चौके 64, 6, 16 ती 48, 12, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। इतने परसेंट की त्रुटि आई है, एरर आया है। अब ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूं बिना एलसीएम लिए, सुनना, ये बड़ा आसान टाइप है। एक तरफ लिखना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। तो उससे कहा गया 4/3 से गुणा करो, लेकिन उसने गलती से कर दिया 3/4 से। यही है, अब सुनते रहना। क्या करना है, ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई नीचे वाली से कर दो। कितना आ गया 16, यहां लिख दो। फिर दूसरे में क्या करना है, इधर जो बचा है इसकी गुणा इधर कर दो और यहां लिख दो। इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां कर दो और यहां लिख दो 3 तिया 9। यानी कि सही उत्तर आना था 16, गलत आ गया 9। बस क्या करना है, ऊपर वाले की गुणा यहां इधर लिखना है और नीचे वाले की गुणा यहां वो यहां लिखना है। तो कितने का एरर आया है बच्चे, 7 का। कितने पर सही है, 16 गुणा 100। बस ये उल्टा मत कर देना, ऊपर वाले की गुणा यहां करनी है और वो इधर ही लिखना है, नीचे वाले की गुणा वहां करनी है, वो यहां लिखना है। ठीक है, तो इस मेथड से भी कर सकते हो 7/16 गुणा 100, और इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला सवाल होमवर्क दे देता हूं और कर लेना इसको। क्या आपका जवाब होगा टेलीग्राम पर बता देना, या फिर कल हम इस सवाल का जवाब क्लास में देखेंगे। और कल हम इस क्लास को, हो सकता है कि परसेंटेज कल आपका एंड हो जाए। 3 क्लास में बच्चे मजबूरी है कंप्लीट करना, क्योंकि पूरा सिलेबस भी हमको कंप्लीट करना है, नहीं तो परसेंटेज 8-9 क्लास का तो कम से कम है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा टाइप तो सारे कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उन टाइपों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से कम क्लास लग रही है। ठीक है, तो चलिए आप खाना वाना खाइए, और बाकी कल मिलते हैं सुबह 7 बजे अपनी नॉर्मली जो क्लास होती है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।